नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की, जिन्होंने बिहार चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है। महागठबंधन के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी ने सीधा आरोप लगाया कि जनादेश यानी मैंडेट महागठबंधन के पक्ष में आया था, लेकिन नतीजे एनडीए के पक्ष में आए। उन्होंने पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा, करीब 20 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को हरवा दिया गया। उन्होंने कहा 2015 में भी नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया था। तेजस्वी बोले, नीतीश कुमार को कुर्सी प्यारी है और ये लोग छल कपट से इस बार भी कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। तेजस्वी ने दावा किया, जनता ने उनके रोजगार के मुद्दे को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा वो हारे नहीं हैं, जीते हैं, धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। यानी नंबर गेम में एनडीए से पिछड़ने के बावजूद तेजस्वी चुनाव में हार मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, चुनाव की हार क्यों नहीं मान रहे हैं तेजस्वी? बड़ा सीधा सवाल है। जब नतीजे यानी आंकड़े उनके खिलाफ हैं, तो हार तेजस्वी क्यों नहीं मान रहे हैं? और तेजस्वी क्यों कह रहे हैं कि वो हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के नतीजों पर क्या बोले तेजस्वी यादव। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हार हुई 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से, लगभग 20 सीटों को हराया गया। ये कौन जवाब देगा? धांधली का आरोप क्यों लगा रहे हैं तेजस्वी यादव और अपनी हार क्यों नहीं मानते? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है, हो सकता है बिहार में एनडीए की जीत के बावजूद सरकार बनाने में खेल हो जाए। दरअसल नतीजे के बाद नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट बिहार में शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी की हम पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी महागठबंधन के संपर्क में है। जी हां, वो दो पार्टियां, हम और वीआईपी, जिन्होंने बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर बिहार का चुनाव लड़ा था। नतीजों के बाद अब वो संपर्क में है तेजस्वी यादव के। इस खबर पर जब हमारे सहयोगी सौरभ कुमार ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा, जनादेश हमारे साथ है। अब उन दोनों पार्टियों को तय करना है उन्हें क्या करना है। जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव की ये बात। क्या महागठबंधन वीआईपी और हम पार्टी के संपर्क में है? लेट से आया, हमने पहले ही इसका जवाब दे दिया है कि ये जनादेश बदलाव का है और फैसला उनको लेना है कि जनता के फैसले के साथ है कि नहीं। तो क्या एनडीए की बजाय महागठबंधन की सरकार भी बिहार में बन सकती है? राष्ट्र की बात में इसी पर चर्चा से शुरू करूंगा मैं। गुरु प्रकाश बीजेपी से आ गए हैं, आनंद माधव कांग्रेस से आ गए हैं, सतीश गुप्ता आरजेडी से आ गए हैं, शंभुनाथ सिन्हा जेडीयू से आ गए हैं। लेकिन उन सबसे पहले मैं जाऊंगा राजीव मिश्रा के पास। राजीव मिश्रा वीआईपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है। राजीव, सुन पा रहे हैं मुझे आप? राजीव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजीव, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूं। हाँ, आपकी अब आ रही है आपकी आवाज। इन अटकलों में कितना दम है कि आप तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और पाला बदल सकते हैं, तेजस्वी की सरकार बन सकती है? बिल्कुल ये कोरी अफवाह है, बिल्कुल ये गलत है और हम लोग किसी के संपर्क में नहीं है। कोई भी अगर हमसे संपर्क भी करेगा तो हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल सीधा है, वो ना है। हम बिल्कुल एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। पक्का ना? इसमें कोई बदलाव की स्थिति तो नहीं बनेगी ना? इसमें कोई बदलाव की स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने हमारे पीठ पे छुरा घोंपा था, वो बिल्कुल ताजा है, हमें याद है। और मैं इस पे इस बार ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप आकलन करेंगे पूरे स्टैटिस्टिक्स का,
तो ये वीआईपी के कारण ही आज महागठबंधन की ये गत हुई है। अदरवाइज अगर वीआईपी साथ होता महागठबंधन के साथ तो महागठबंधन कम से कम 135 सीट पे लीड कर रहा होता। ओके। अगर आप टोटल हाँ। वोटों के प्रतिशत को जोड़ेंगे तो जो हमारा जो स्विंग फैक्टर है वो वीआईपी का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है राजीव, एक सेकंड। ओके राजीव एक सेकंड। ओके राजीव, चर्चा इस तरह की है कि शायद मुकेश सहनी जो आपके नेता है उनको उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया है, डेप्यूटी सीएम का। लालच में तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह की बातें बहुत बार हो चुकी हैं। हमने तो पहले भी कहा था, अब पछतावा का क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके अगर हार गया है। ऑलराइट, मतलब जनादेश के खिलाफ नहीं जाएगी ना वीआईपी पार्टी? बिल्कुल नहीं जाएगी। ओके। सतीश मेहता, सतीश गुप्ता आरजेडी से। सतीश जी, विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लीजिए। सतीश जी। भाई मुझे जनादेश का सम्मान करना है, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह की ये हत्या की गई है जनादेश का, तो हम जनता के लिए है और जनता के बीच जाएंगे। ये सत्ता का भूख इन लोगों को इतना प्रभाव हो चुका है कि ऐसे खेल प्रकार गद्दी हासिल करना। देश की जनता देख रही है। पिछले बार भी इन्होंने चोर दरवाजे से सत्ता को हासिल किया था। और पूरे देश में ये एनडीए का जो मुहिम चल रहा है, जिस तरह कि कहीं का भी जो लोकतंत्र के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है उसका अपहरण करके उसको बिल्कुल डकैती करके लूट करके सत्ता पर काबिज होते हैं। अब ये समय आ गया है कि सोचना पड़ेगा कि देश में हमारा संविधान बचा या नहीं बचा। सतीश गुप्ता एक सेकंड, तो सतीश गुप्ता एक सेकंड। दो बातें हैं। पहली तो ये कि जो चर्चा चल रही थी, आपने तेजस्वी यादव ने अपील की थी वीआईपी पार्टी से, हम पार्टी से, कि वो आ जाएं, अगर आना चाहें तो आ जाएं। अभी आपने सुना होगा राजीव मिश्रा वीआईपी पार्टी से कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। आपने उनकी पीठ में छुरा भोंका था। तो विपक्ष में बैठने की तैयारी सतीश जी आपने कर ली है या नहीं कर ली है? पहले तो ये बताइए। देखिए, जो जनता का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। और रही बात पीठ में छोड़ा भोंकने की, तो कोई किसी के मुगालते में न रहे। भाजपा तो ऐसे जगह छुरा मारती है कि जिसका आप देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं कि हमारे नीतीश कुमार का क्या हालत हो गया है। इससे बड़ी उदाहरण और क्या हो सकती है? ओके। तो इस बात को समझें, ये समझें। ठीक है, ओके, उस तरह के चक्कर में ओके। यानी आपने अपने दरवाजे खुले रखे हैं वीआईपी और हम के लिए। आपकी बातों से बिल्कुल साफ है कि बीजेपी से अभी भी आप सतर्क हो जाइए। वो पीठ में छुरा भोंकेगी, हमारी तरफ आ जाइए, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से ना है। अब सतीश जी मुझे ये बताइए, चुनाव के नतीजे आप स्वीकार क्यों नहीं करते? सीधा सीधा बहुमत एनडीए को मिल रहा है। आपने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन आप बहुमत से दूर रह गए। जनादेश उनके पक्ष में है, स्वीकार क्यों नहीं करते इसको? बेईमानी का आरोप किस आधार पर लगाते हैं आप? बिल्कुल जनादेश उनके, मानक भाई, जनादेश बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं है। आज भी जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने जो पीसी किया है और जो आंकड़े दिए हैं, वो साफ साफ झलक रहा है कि जनता ने मैंडेट मुझे दिया है, हम लोगों को दिया है। लेकिन ये जो तंत्र है, तंत्र का जो तौर तरीका, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस तरह जनादेश का अपमान किया गया है, और जिस तरह से मैंने क्या कहा, कोई सबूत है क्या सतीश गुप्ता? यही तो पूछ रहा हूं। बेईमानी का कोई सबूत है क्या आपके पास? वीडियोग्राफी दिखाने की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मैं कह रहा हूं उसका एक प्रोसीजर होता है। चुनाव आयोग में शिकायत करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, एक तरीका होता है। मीडिया में बैठकर ये बोल देने से कि बेईमानी हुई है, जनादेश हमें मिला है, हम जीते हैं, इससे क्या होगा? मालिक वही, मुजरिम वही है। और क्या बोलते हैं, कहावत है ना कि जज भी वही है, मुलजिम भी वही है, मुजरिम भी वही है। अरे सुप्रीम कोर्ट है ना, चुनाव आयोग भी बीजेपी का है, सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी का है। क्या अदालतों पर भी यकीन नहीं है आपको? मानक जी, ये जो प्रोसीजर है कानून में जाने का, तो पूरा 5 साल यूं ही तारीख पर तारीख देते देते निकल जाएगा और इनकी सत्ता बनी रहेगी। अरे सतीश जी, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा। दानिश रिजवान भी मेरे साथ जुड़ गए, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। दानिश सुन पा रहे हैं मुझे? जी दानिश, चर्चा चल रही है कि हो सकता है जीतन राम मांझी की पार्टी पलटी मार दे और तेजस्वी के साथ चली जाए। तेजस्वी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था, वो बोले उन दो पार्टियों को तय करना है, वो क्या करेंगे, क्या करेगी हम पार्टी? देखिए मानक भाई, जिन लोगों ने हमको अपने घर से निकाल दिया,
हम लोग गठबंधन नहीं छोड़ने के चक्कर में थे। हमारा स्पष्ट कहना था कि हम अंतिम सांस तक लालू जी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को भ्रम हो गया था, उनको लगा कि जीतन राम मांझी का जो वोट बैंक है ना, वो मेरे साथ जुड़ भी रहा है, जबकि हकीकत ये है कि तेजस्वी यादव जी के साथ यादव ने छोड़ दिया है, जिसका नतीजा इनको भुगतना पड़ा है। और देखिए, जब इंसान के दिमाग में ये छा जाता है कि हम तानाशाह हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, मेरे हिसाब से गठबंधन चलेगा, हम चाहेंगे तो ये मुख्यमंत्री होंगे, तो अब वो जब भ्रम की स्थिति में लोग जीने लगता है तो इस तरीके का फैसला लेता है। और अब उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम चुनाव जीते हुए हैं। अरे भाई साहब, जीते हुए तो ओथ ले लीजिए, किसने रोका है? और ये कह रहे हैं कि मतलब आप मना कर रहे हैं ना, आपकी तरफ से ना है ना, अब नहीं जाएंगे ना तेजस्वी के साथ। हमारा स्पष्ट कहना है कि जब आपने हमको बुरे वक्त में घर से बाहर कर दिया तो आप किस उम्मीद से बैठे हैं कि हम आपके साथ होंगे? हम तो छोड़कर जाने वाले नहीं थे। मतलब ना है ना, जी को किस तरीके से किसी भी कीमत पे हम साथ में नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। गुरु प्रकाश, ऐसा लग रहा है आपका गठबंधन तो फिलहाल इंटैक्ट है, तो इन अटकलों में तो कोई दम लगता नहीं कि सरकार आपकी नहीं बनेगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो साफ साफ कह दिया वो इस जनादेश को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह जनादेश चोरी से आपने ले लिया है। यह इलेक्शन कमीशन का जनादेश है, जनता का जनादेश कुछ और था। गुरु प्रकाश, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए मानक जी, एक हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिस तेजस्वी यादव जी ने बचपन से चुनावों को ऐसा ही देखा है कि उनके पिताजी रिटर्निंग ऑफिसर को फोन कर दिया करते थे सीएम हाउस से और इन्फ्लुएंस कर दिया करते थे। मुझे लगता है अभी भी उसी मुगालते में है, उसी भ्रम में है, उसी भ्रांति में है। उनको समझना चाहिए इस बात को कि ये नया भारत है, ये नया बिहार है और कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट भी होती हैं, तो इस भ्रम से उनको निकलना चाहिए। बार बार इलेक्शन कमीशन पे, चुनाव आयोग पे, जो कि एक संवैधानिक संस्थान है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके आप सिर्फ उस संस्था का नहीं बल्कि संविधान का निरादर करते हैं। जिस बाबा साहेब अम्बेडकर का आप नाम उपयोग करते हैं वोट लेने के लिए, उनका अपमान करते हैं, आपका और हमारा अपमान करते हैं, क्योंकि हम और आप ही तो अपने महत्वाकांक्षाओं को वहां पर परिलक्षित करते हैं। तो इस प्रकार इलेक्शन कमीशन पे, चुनाव आयोग पे इससे प्रश्न उठाना बहुत ही गलत है। इनको तुरंत विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। हमारे नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। ओके, गुरु प्रकाश, तेजस्वी यादव एक चीज और कहते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कहते हैं एनडीए को मिला है 37.3% वोट और महागठबंधन को मिला है 37.2% वोट। सिर्फ 0.1 का अंतर है, 0.1। और अगर वोटों में कन्वर्ट करें, आप भी जानते हैं सिर्फ 12,270 वोट ज्यादा मिले एनडीए को। वो कह रहे हैं ये पिछले दरवाजे से आपने सरकार बना ली है। उन्होंने खुद सब बातें कह दी। मेरे सामने भी एक एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, एनडीए 37.3%, एमजीबी 37.2%। तो स्पष्ट है ना। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे क्या? चुनावी प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे क्या? ये तो देखिए, भारत के लोकतंत्र की विशेषता है मानक भाई। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी मीडिया में सारी चर्चाओं तक को बंद करके रखा है कि चुनाव से धांधली संबंधित चर्चा टीवी पर होना ही नहीं चाहिए। इस भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि हम चर्चा कर रहे हैं और मैं आग्रह करूंगा तेजस्वी जी से, सतीश जी से, महागठबंधन के नेताओं से कि इस लोकतंत्र को बचाना मात्र भाजपा का कर्तव्य नहीं है, आप लोगों का भी कर्तव्य है। तो आइए इस लोकतंत्र को बचाएं, बार बार उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके भारत के जनमानस पे सवाल ना उठाएं। आनंद माधव, आप भी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ सहमत हैं? चुनाव में बेईमानी हुई है, आप जनादेश को स्वीकार नहीं करेंगे? देखिए, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज में उसकी क्या स्थिति है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रश्न उठता तो लाजमी। और जिस ढंग से चुनाव के जिस दिन गणना हो रही थी 10 तारीख को, आपने भी देखा और हम पूरी दुनिया ने देखा इसको कि 3 बजे से लेके रात में 9 बजे तक का जो खेल चला, स्टैटिक हो गया, सब कुछ कहीं कुछ बन नहीं रहा है। और उसके बाद अचानक कोई 12 वोट से जीत रहा है, कोई 300 वोट से जीत रहा है, कोई 113 वोट से जीत रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं संशय तो उत्पन्न होता ही है ना। दूसरी बात ये भी है कि आपने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री के आवास में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेतागण हैं, उन लोगों ने किस ढंग से, बल्कि हमने तो ये कहा अपनी पार्टी में जब चर्चा हो रही थी इसकी, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें कई मोर्चों पे लड़ना है, ये जो मौका परस्त अफसरशाही है उससे भी लड़ना है, क्योंकि ये देखना होगा किस तरह से ये आनंद एक सेकंड देखिए, ये नहीं हो सकता ना कि आप पंजाब जीतें तब सब कुछ सही है, आप राजस्थान जीतें तब सब कुछ सही है।
ये ऐसे नहीं चलेगा ना, आपको भी पता है। जहां हारे वहां आप चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दें, जहां जीते वहां आप खामोश जीतने की प्रक्रिया पे निर्भर करता है ना। आपने भी देखा कि कितनी पारदर्शिता यहाँ बरती गई। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं ठीक है, जो स्थिति हम लोग स्वीकार नहीं, उसको भी आप स्वीकार करने के साथ साथ आनंद उसको भी आप देखिए, उसमें भी जो प्रक्रिया है आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते। आप चुनाव आयोग में शिकायत नहीं करना चाहते, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने 10 तारीख को ही चुनाव आयोग के पास जाके शिकायत की है, और इसके बाद जो है आगे अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कोर्ट में 4.5-5 साल लग जाता है, तब तक पूरा जो ये टर्म खत्म हो जाता है लोगों का, और उसके बाद निर्णय आता रहता। पहले भी हुआ है, इसीलिए चुनाव आयोग को तो ऑलरेडी हम लोगों ने शिकायत कर ही दिया, लिखित रूप में किया है। जो महागठबंधन के जो नेता लोग हैं उन्होंने जाके दिया है, इस बात की बात कही है वहाँ पे। सतीश जी बोलिए क्या कह रहे हैं? चुनाव आयोग के संज्ञान में ये चीजें नहीं है। हाँ सतीश जी बोलिए क्या कह रहे हैं? मानक जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सारे जगह का उदाहरण दे रहे हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया था, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या, उसको भी तो एक बार आप बता दीजिए ना, कि 4 बजे भोर में जो गवर्नर के यहाँ बुला, उसको भी उदाहरण दीजिए कैसे लोग कब्जा करना चाहते हैं सत्ता पर। नहीं तो फिर नहीं कर पाए ना। नहीं वही तो कह रहा हूँ सतीश जी, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर नहीं कर पाए, आपको भी पता है। उसके बाद सरकार चली गई, बहुमत नहीं था तो सरकार चली गई। चाहेंगे कि एक बार बहुमत था, जिसके पास बहुमत था उसने सरकार बना ली। अब एनडीए के पास बिहार में बहुमत है, वो सरकार बना रहा है। देख इनकी नीयत, सवाल इनकी नीयत को देखिए, इस तरह किस नीयत तक ये और किस हद तक जाते हैं। अरे हर पार्टी जाती है सतीश जी। आप भी तो कह रहे हैं हम और वीआईपीसी के हमारे साथ आ जाइए, आप भी तो कह रहे हैं। अरे आप भी तो सरकार बनाना चाहते हैं जनादेश के खिलाफ जाके, आप भी तो कह रहे हैं हम और वीआईपी को हमारे साथ आ जाइए। नीतीश जी के बारे में बिल्कुल नीतीश, मैं तो नीतीश जी का भी उदाहरण देता हूं आनंद, सरकार बनाते हैं महाराष्ट्र। मैं तो नीतीश जी का भी बार उदाहरण देता हूं। 2015 में जनादेश लिया आरजेडी के साथ, और उसके बाद पलटी मारकर जनादेश का अपमान करके चले गए बीजेपी के साथ। लेकिन अब जो जनादेश आया है वो तो हम सबको पता है ना, एनडीए के पक्ष में आया है। शंभुनाथ सिन्हा जनादेश अभी आप कैसे इसको कह रहे हैं मानक जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिए क्या परिस्थितियां होती हैं। क्योंकि आपने देखा हम लोगों ने हर जितने भी मोर्चे हैं हर मोर्चे पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो सच है लोगों के सामने आए। हम लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत किया, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, और भी जो तरीके हैं उसके हिसाब से जो भी संभव है जनता के सामने इस बात को स्पष्ट रूप से लाना चाहते हैं। तो आपकी मांग आनंद, तो क्या आपकी ये मांग है, क्या आपकी ये मांग है जब तक आपकी शिकायतों का निपटारा ना हो जाए चुनाव आयोग में और कोर्ट में, तब तक नीतीश कुमार को शपथ नहीं लेनी चाहिए? क्या ये मांग है आपकी? हमारे कहने से रुकेंगे क्या? शंभुनाथ सिन्हा हमारे कहने से रुकेंगे क्या? शंभुनाथ जवाब दीजिए भाई, इतने सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आपने मुख्यमंत्री आवास से आरओ को फोन करवाया, गिनती में देरी करवाई, और अब देखिए कैसी धांधली करवा के आपने चोर दरवाजे से बहुमत हासिल कर लिया है। जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है मानव जी, और जिनको भारत की जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसमें अगर विश्वास नहीं है, वो ऐसी ही बात बोल सकते हैं। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो एक आधार बता रहे हैं कि सिर्फ 12,470 वोट से ज्यादा आया है जब, तो क्या 12,470 वोट राष्ट्रीय जनता दल को हमसे ज्यादा आ गया रहता है, एनडीए से ज्यादा आ गया रहता है? तो क्या ये उस समय बोलते कि नहीं हम 12,470 वोट से ही आगे हैं, और इतना कम मार्जिन से आगे हैं, जरूर कुछ चुनाव में गड़बड़ी हुई है इसलिए उसके ऊपर फिर से रिकाउंटिंग किया जाए? ये कोई आधार है? मैं आपके चैनल पे भी था उस दिन, इन्होंने कुड़नी का ही एक उदाहरण दिया। कुड़नी में लोग कहने लगे कि हमारे प्रत्याशी को हराया जा रहा है। इन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की, निश्चित रूप से चुनाव आयोग के जो वहाँ ऑब्जर्वर थे उन्होंने हस्तक्षेप किया और नतीजा इनके पक्ष में आया। मुझे याद है वो दिन भी जब इनका शासन था और नीतीश कुमार जी बाढ़ से लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे, और इनका शासन था पूरे अपने जोर शोर के साथ वो शासन था, और नीतीश कुमार जी के जो विपक्ष में विजय कृष्ण जी थे उनके पक्ष में वोट, उनको जीत की घोषणा हो चुकी थी। नीतीश कुमार जी, हमको याद है हम उनके थे वहां पर, काउंटिंग एजेंट कहिए या उनका इंचार्ज थे, तो नीतीश कुमार जी चले गए थे
वहां अकाउंटिंग हॉल छोड़ के, लेकिन हमारी नजर पड़ी थी, हमने कहा उस समय बैलेट बॉक्स से ये हो रहा था, हमने कहा कि नहीं ये छूटा हुआ है। खेल आप ही का था जी। होम मिनिस्टर माननीय अडवाणी जी थे उस वक्त, होम मिनिस्टर माननीय अडवाणी जी थे, और विजय कृष्ण जी को विजय घोषित होने के बाद उनका सर्टिफिकेट वापस लिया गया था। जी नहीं, हमारा कहना है ये कि जब नेक टू नेक अगर कहीं फाइट हो रहा है, जहां नहीं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, आप गलत इंटरप्रेट। वो लालू जी का नहीं था, आयोग की भी केंद्र की सरकार, इसलिए वहां रिजल्ट में थोड़ा देर होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव आयोग गलत निर्देश होता है। गलत उदाहरण आप मत दीजिए। कम मार्जिन में जहां जीत और हार की बात हो तो पूरी तरह अस्वस्थ हो ले, तो इसके लिए आप ये आरोप लगाना कि क्यों एक सेकंड, गुरु प्रकाश को लाइए जरा, गुरु प्रकाश को लाइए। गुरु प्रकाश आपने देख लिया, तेजस्वी यादव हार मानने के मूड में नहीं है, और ये विपक्ष बहुत मजबूत विपक्ष महागठबंधन का आपकी इस मामूली बहुमत वाली सरकार के सामने खड़ा रहने वाला है। आपके लिए आगे की डगर आसान नहीं है गुरु प्रकाश। मानक जी, मैं सभी वरिष्ठ लोगों की बातों को सुन रहा था, मुझे 2008 का राजस्थान का एक वाकया याद आता है। विपक्ष के वरिष्ठ लोग कह रहे थे कि मार्जिन कहीं 50 का है, कहीं 100 का है, कहीं 1000 का है। सीपी जोशी जी 1 वोट से हारे थे, 1 मात्र वोट से हारे थे, और उन्होंने क्या गजब का उदाहरण पेश किया था विपक्ष के। लेकिन मैं आपके माध्यम से आभार प्रकट करूंगा, क्या गजब का उन्होंने उदाहरण पेश किया था। 1 वोट से हारने के बावजूद इस प्रकार का कोई न ईवीएम के प्रति वो संवेदनहीन हुए, ना चुनाव आयोग के प्रति संवेदनहीन हुए। सहर्ष विनम्रता पूर्वक उन्होंने उस पराजय को स्वीकार किया। उनको हम लोगों से नहीं बात करनी, हम लोगों से नहीं सीखनी, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सीख लेनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। विनम्रता पूर्वक स्वीकार करे और आत्ममंथन करे, मेरा आपसे यही आग्रह है। ओके, क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं आनंद माधव। क्लोजिंग कमेंट आनंद माधव, बीजेपी कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती, ये कह रहे हैं गुरु प्रकाश। कांग्रेसी और विपक्षी दल ही उठाते हैं बार बार, हारने पर, वो भी सिर्फ, जीतने पर नहीं। ऐसा क्यों है? बीजेपी क्यों नहीं उठाती सवाल और कांग्रेस और विपक्षी दल क्यों उठाते हैं? ईवीएम के बारे में अभी तक हम लोगों ने कहीं से भी एक भी प्रश्न कहीं नहीं उठाया है। जो अभी हाल का चुनाव हुआ है, हम लोगों ने जो व्यवस्था है उसकी पारदर्शिता पर प्रश्न उठाया है, और हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप थोड़ा पारदर्शी होइए। आपने चीजों को कैसे किया ये बताइए। जिस ढंग से लोगों को पहले कहा गया कि आप जीत गए हैं, जाइए मिठाई का इंतजाम कीजिए, और लौट के आते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आप 13 वोट से हार गए, आप 113 वोट से हार गए हैं, तो निश्चित रूप से शक तो होता ही है ना, संशय होता ही है ना। और आज इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि जितनी भी ये संवैधानिक संस्था है उसकी क्या दुर्गति इस देश में हो रही है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर रहा है। तो सवाल तो खड़े होंगे ना, सवाल करने का हक है। चलिए, जब प्रजातंत्र में सवाल करने का तो हक है ही। बिल्कुल सवाल खड़ा करने का हक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो प्रक्रिया संविधान के अंदर दी गई है अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए, उस प्रक्रिया को जरूर फॉलो करना चाहिए, ताकि उन शिकायतों का कहीं जाकर निपटारा तो हो, पता तो चले उन शिकायतों में दम है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आपका, गुरु प्रकाश, आनंद माधव, शंभुनाथ सिन्हा, राजीव आपका भी, और सतीश गुप्ता, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात